हाँ जी, राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं कुलदीप तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जयपुर के महाराज गोविंद देव जी के जयकारे के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। जयपुर के राजा अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे, तो गोविंद देव जी जयपुर के राजा हुए। और वैसे ही मेवाड़ वाले भी खुद को एक जी का दीवान मानते थे। तो गोविंद देव जी की जय। इसी के साथ अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार मतलब अपन देख रहे थे भारत का के संविधान का विकास। उसमें अपन ने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से आए एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, और उन्होंने यहां आकर भारत में किस प्रकार मतलब राज्यों की आंतरिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। व्यापारिक इकाई से प्रशासनिक इकाई की तरफ बढ़ने लगे। किस प्रकार जब राजा, यहाँ के राजाओं को उन्होंने हटाना स्टार्ट किया और राज्य को से अधिकार करके राज्य के प्रशासन में एंटर हुए और राज्य को अपने अधीन कर लिया और राजाओं को हटा दिया। जब कंपनी यहाँ के राजाओं के साथ लड़ाइयों कर रही थी, तो कंपनी को जैसे कल देखा अपन ने, जब घाटा हुआ तो कंपनी को ब्रिटिश संसद ने रेगुलेट किया और उसके तहत ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट निकाला, रेगुलेटिंग एक्ट 73 का। ये अपन रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार स्पीड में। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इसमें इस एक्ट के तहत कंपनी में कुछ परिवर्तन किए गए और कंपनी को रेगुलेट किया गया, जिसके तहत एक तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बॉम्बे प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी है वो इन दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया कुछ शक्तियों के तहत, कुछ शक्तियों के तहत। उच्च शक्तियों के तहत कैसे, तो अपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। मराठों का एक बंदा है रघुनाथ राघोबा, पेशवा बनना चाहता है। उसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सूरत की संधि की। कौन सी? सूरत की। और मराठा बारवाई परिषद नानाजी फडणवीस और महादजी सिंधिया, इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी से संधि की और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले मराठाओं से लड़े और मराठाओं को
मराठाओं ने इन्हें भयंकर तरीके से हरा दिया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी की से जो मराठाओं ने संधि की थी, बॉम्बे वालों ने वो संधि नहीं मानी और बॉम्बे वाले मराठाओं से लड़े और हार गए। तो ये एक अपने को देखने को मिलता है कि भाई कुछ शक्तियों के तहत ये इनकी खुद की संधि करने की खुद की शक्ति थी। इसके आगे अपन देखते हैं, अपन ने देखा था कि दो परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन ये था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया। उसके बाद तीसरा परिवर्तन आ जाता है गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा शक्तिशाली हो गया बंगाल का गवर्नर। अब ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो इसके पास काम भी ज्यादा हो गया, काम ज्यादा हो गया तो इसको इसके सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे, एक गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य जो इसे इसकी सहायता के लिए बनाए गए थे। और क्या परिवर्तन हुआ, निर्णय बहुमत के आधार पर होने लगे। यदि मत बराबर होते थे तो गवर्नर जनरल जो कि निर्णायक मत दे सकता था। इसके अलावा और देखा हमने कि हमारे यहाँ भारत में 2 प्रकार के कानून लागू होते थे, मुस्लिम कानून और हिंदू कानून। भाई अगर मुस्लिम मामला आता है तो उसका निर्णय मुस्लिम कानूनों से और हिंदू केस में हिंदू कानूनों से। अब यदि अंग्रेजों का मामला हो तो उसे कैसे सोल्व करें, भाई उसे मुस्लिम कानूनों से सोल्व करें, हिंदू कानूनों से सोल्व करें या कैसे सोल्व करें। तो यहां किया गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके फर्स्ट प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। इसके फर्स्ट न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। और क्या किया गया, अब सुप्रीम कोर्ट यानी कि आप सोचोगे कि सुप्रीम मतलब बड़ा, नहीं, इसका कार्यक्षेत्र, इसका जो कार्यक्षेत्र था वो कलकत्ता नगर था। लेकिन यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो बाहर का मामला भी यहां सुना जा सकता था। और जब कंपनी के कर्मचारी जो करप्शन कर रहे थे उसे रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसी के तहत ये जोड़ा कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता, और एक जोड़ा गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी उपहार ग्रहण नहीं कर सकता। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये किया गया। अब क्या हुआ कि 1782 में अमेरिका आजाद हो गया। अब जब अमेरिका आजाद हुआ तो अंग्रेजों को टेंशन हुई कि भाई इस प्रकार तो एक दिन भारत भी आजाद हो जाएगा। तो जब
कंपनी ब्लंडर पे ब्लंडर की जा रही थी। तो 1784 में ब्रिटेन संसद ने एक और एक्ट पारित किया जो कि ब्रिटेन के राजा पिट के नाम से आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया कि इसमें दो, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ये लोग व्यापारिक मामले देखते थे और ये राजनीतिक। कंपनी को कहा गया कि भाई तुम तुम्हारा व्यापारिक मामला देखो, और राजनीतिक मामला देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की का गठन किया गया। ये जो लोग हैं ये लंदन में रहते थे और ये यहां भारत में रहते थे। 1857 की क्रांति में जो ये लोग पिटे थे वो इन्हीं का कारण था, इन्हीं का, कंट्रोलर का, इन्हीं के कारण ये पिट गए। तो वो बाद में देखेंगे। और इनके ये जो है कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनके लिए एक संसदीय समिति बनाई गई। संसदीय समिति बनाई गई, संसदीय समिति 6 सदस्य, जिसमें से दो सदस्य कौन होते थे? मंत्री। संसद के दो सदस्य संसद के मंत्री होते थे और ये 6 सदस्यीय संसदीय समिति बनाई गई और इसके तहत किया गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, कार्यकारी परिषद, जिसमें 4 सदस्य थे, जिसमें एक तो गवर्नर प्लस 4 सदस्य, इन 4 सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। अब कार्यकारी परिषद में 1+3 वाला रेशियो हो गया। तो ये किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसके बाद में हमने देखा था कि 1786 में एक विशेष अधिनियम पारित किया था ब्रिटेन संसद ने, जिसे विशेष अधिनियम कहते हैं। वो क्यों किया था कि जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों में क्या हुआ, आगे चल के मतभेद होने लगा। इन दोनों में मतभेद होने लगा तो इनके जो मतभेद दूर करने के लिए विशेष अधिनियम 1886 के विशेष अधिनियम 1786 के विशेष अधिनियम में इनके लिए बंगाल के गवर्नर, बंगाल गवर्नर को वीटो
शक्तियां दी गई। बंगाल के गवर्नर को वीटो शक्तियां दी गई, जिन्हें कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस वीटो कहा जाता है। यहां तक हमने देखा था कल की क्लास में। अब इससे आगे अपन देखते हैं इससे आगे अपन जो देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक एक्ट और आया जिसे चार्टर एक्ट के नाम से, चार्टर एक्ट 1793। अब एक बार ये देख लेते हैं, फिर ये बताता हूँ चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ा बाद में बताएंगे। पहले ये देखो चार्टर एक्ट 1793 में, इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। इसमें परिवर्तन किया गया कि जो वीटो वीटो थी वो कॉर्नवालिस वीटो थी। कॉर्नवालिस की वीटो शक्तियां जो थी, इसे सभी गवर्नर को दे दी गई भाई। जैसे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उन्हें भी ये वीटो शक्तियां दे दी गई इस एक्ट के तहत। और एक और परिवर्तन किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, उसके समस्त खर्चे, इसके सारे खर्चे, भाई इनकी सैलरी क्या होगी, इनकी पेंशन, इनके पेन के, पेपर के, कॉपी के, इनके ऑफिस का जो खर्चा या अदर खर्चे, भाई चाय के, पानी के, बिस्लरी के, कोल्ड ड्रिंक के, ये सारे खर्चे किस पर डाल दिए गए। ये सारे तमाम खर्चे इन्होंने भारत पर डाल दिए। चार्टर एक्ट 1773 के अंतर्गत दो परिवर्तन किए गए। कॉर्नवालिस वीटो सभी गवर्नर को दे दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सारे खर्चे भारत पर डाल दिए गए। ठीक है। अब इसके बाद में एक बार आपको ये बता देता हूं चार्टर एक्ट क्या होता है। चार्टर एक्ट वो एक्ट है जो मतलब सीधे ब्रिटेन संसद से बनकर आते थे और अपने यहां पे भारत में उन्हें सीधा इंप्लीमेंट कर दिया जाता था। उन्हें कहा जाता है चार्टर एक्ट। और एक होता है भारत परिषद अधिनियम। उसमें क्या होता था कि जो वो रूल्स, वो नियम यहां पे भारत में बनते थे, और ये चार्टर एक्ट वो है जो सीधे ब्रिटेन से बन के आते थे और अपने यहां पे इंप्लीमेंट कर दिए जाते थे। ठीक है। तो चार्टर एक्ट मतलब जो सीधे ब्रिटेन से बनकर आ रहे हैं और अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उन्हें यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लागू किया जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा। और चार्टर एक्ट हमने देखे 1793 का। अब देखते हैं अपन 1700 वो सॉरी 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी को व्यापारिक अधिकार थे, भाई कंपनी के जो एक अधिकार थे व्यापारी के, उन्हें आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे जिन्हें
आंशिक रूप से। कैसे? आंशिक रूप से समाप्त, इन्हें आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी संसद के पास गई और कहा कि सर, इतने दिनों से हम भारत में गए, भारत से में कई दादाओं से, कई लोगों से हमारी लड़ाई हुई, कैसे तैसे हमने भारत में व्यापार स्टार्ट किया, इतना खर्चा हो गया और आपने हमारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो कंपनी ने कहा चलो ठीक है, आपके पूर्ण रूप से नहीं, आपके आंशिक रूप से व्यापारिक अधिकार समाप्त किए जाते हैं। और इसके अलावा क्या किया गया कि कंपनी को चाय का व्यापार, प्लस चीन से व्यापार, भाई हुआ क्या, भाई ब्रिटेन के राजा कंपनी से तंग आ चुके थे। टोटली ये था कि ब्रिटेन के राजा कंपनी से तंग आ चुके थे और उन्हें कंपनी को ये मान लो कि जैसे सबक सिखाना था या कुछ भी मान लो, तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया कि वहां ब्रिटेन में ये घोषणा करती है कि भाई अगर कोई और कंपनी और संस्था भारत में जाए और व्यापार करे तो कर सकती है। तो ब्रिटेन की संसद ने या ब्रिटेन के राजा ने खाली ये एक तो भाई चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। भाई उस टाइम अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए थे, तो अंग्रेजों ने बोला भाई सर, चाय के बागान लगाए हैं अभी तो और कंपनी को घाटा हो जाएगा, और अफीम का मेन, अफीम के बागान लगाए हैं, चाय के बागान लगाए हैं सर, तो सर प्लीज इतना सा तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो कंपनी ने बोला भाई चल ठीक है, जा और चीन के साथ व्यापार कर, चीन को अफीम बेच। अब अपने यहाँ पे अफीम कौन काम मिले, भाई अंग्रेज क्या करते थे, भारत में अफीम उगाते थे और चीन में बेचते थे। अंग्रेजों का अब चीन के साथ अफीम युद्ध हो रखा था, तब जाके अंग्रेजों ने वो अफीम युद्ध जीता चीन से और वहां अफीम का व्यापार करना स्टार्ट किया। अब अपने यहाँ पे अफीम उगाते और वहां चीन में ले जाकर बेचते। वहां के लोग सांप वगैरह खाने वाले, अपने यहाँ पे नॉन वेज इंसान नहीं है, अपने शाकाहारी, वो मांस वगैरह सांप वगैरह खाने वाले अपने यहाँ के हैं, अपने यहाँ दारू बेचते थे खाली अंग्रेज। और अपने वाले सादा सिंपल इंसान, भाई साहब 20 रुपए वाले में तो फुल होने वाले, अफीम का क्या करेंगे, जैसे 20 वाला लेके ही पिंटिया पिंटिया पी के और फुल हो जाते हैं, फिर नाली में और घर में कोई फर्क नहीं दिखता उनको। और चीन वाले जो मांस वगैरह खाने वाले, सांप वगैरह खाने वाले, उनके दारू से क्या हो, जैसे पानी पी लिया हो वैसे। तो वो भाई साहब अफीम खा के फिर फुल नशे में, तो अंग्रेज अफीम वहां बेचते। ये इसके साथ में देखो, जो अंग्रेज लोग हैं अपने धर्म के प्रति बड़े सजग थे। उन्होंने क्या किया कि भारत में मिशनरियां भेजना स्टार्ट कर दिया, भारत में मिशनरियां भेजना स्टार्ट कर दिया। और भारत में इन्होंने इस एक्ट के तहत ये
नियम बनाया कि ईसाई मिशनरियां भारत में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। तो ईसाई मिशनरियां भारत आई और उनका एक ही टारगेट था, भाई अधिक से अधिक ईसाई बनाओ, ताकि क्या होगा कि भाई जैसे मान लो भारत में भी ईसाई सब ईसाई धर्म अपना लेंगे, तो उनका क्या होगा कि वो अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, वो भी ईसाई हो जाएंगे, अपने भी ईसाई, तो अपना कोई विरोध नहीं होगा। भाई जो विरोध अपने देश में भारतीय लोग जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे वो थोड़ा दब जाएगा। तो ये भी इनका एक व्यापारिक प्रोपगेंडा ही था। और दूसरा, धर्म के प्रति बड़ी इनकी, अब कोई ऑब्वियसली हर कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहेगा, ये तो कॉमन बात है। इसके साथ में एक और, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ का प्रशासन संभाल रही है, यहाँ का व्यापारी की तो संभाल ही रही है, साथ में प्रशासनिक कार्य में भी घुस गई, प्रशासनिक कार्य भी कर रही है, तो उसका दायित्व तो बनता है कि यहाँ की शिक्षा के लिए भी वो कुछ करे। तो इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1713, वो 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया कि कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा के विकास के लिए देगी। कंपनी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा के विकास के लिए देगी। तो ये परिवर्तन 1813 के चार्टर एक्ट में किए गए। तो ब्रिटेन के राजा को किसी ने बोला कि सर कंपनी तो वहां चाइना में भी कुछ भी कर सकती है, या तो राजा ने बोला चलो ठीक है करने दो, फिर अपन इनको थोड़ा लगा देंगे ठिकाने। तो 20 साल बाद, 20 साल तक कंपनी व्यापार करती रही। राजा ने 5-7 कंपनियां और भारत में भेज दी ताकि कंपटीशन बढ़े। ऑब्वियसली जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपनी को कम प्रॉफिट होगा, और जब कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो कंपनी कमजोर पड़ेगी, और जैसे ही कंपनी कमजोर पड़ेगी तो अपन इनका पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार अपन इनका समाप्त कर देंगे। ये इनका प्रोपेगेंडा था। इसके बाद में कंपनी काम करती रही। 20 साल बाद में, 20 साल बाद एक्ट आया, अ, 1813 में आया था, तो 23 और 33 में, 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, इस चार्टर एक्ट में, इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो कि ब्रिटेन के राजा चाह रहे थे वही किया, पूर्ण रूप से क्या, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः समाप्त कर दिए गए कंपनी के व्यापारिक अधिकार। और सभी को, मतलब और भी कंपनियां जो है उनको सबको अधिकार दिया गया, और वो सब यहाँ भारत में व्यापार कर सकती थी। अब कंपनी एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई थी। इसके अलावा किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का
इसको, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर भारत का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मद्रास है प्लस है बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के विधायी शक्तियां, बॉम्बे और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया और इन दोनों को भारत के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। पूर्ण रूप से भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और ये जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, जिसमें सदस्य थे 1+3। हमने देखा था जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसमें 3 सदस्य कर दिए गए थे और रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें 1+4 थे। पिट्स इंडिया एक्ट में 1+3 कर दिए गए थे। तो इसमें ये कार्यकारी परिषद है जिसमें एक गवर्नर जनरल, 3 सदस्य प्लस इसमें एक विधि सदस्य और जोड़ दिया गया था। इसमें एक गवर्नर जनरल, 3 सदस्य प्लस एक विधि सदस्य। इसमें एक विधि सदस्य और जोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार ये 1+3+1 हो गया था। इसमें एक विधि सदस्य और ऐड कर दिया गया था। ठीक है, ये परिवर्तन इसमें किए गए और साथ में एक और किया गया कि धर्म, लिंग और जाति, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और भाई इनके इस धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता था। और भारत में दास प्रथा जो थी, दास प्रथा जो कि अपनी समाज की एक सामाजिक कुरीति थी, उसे समाप्त कर दिया गया। ये परिवर्तन हुए थे चार्टर एक्ट 1833 के। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए पूर्ण रूप से। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसकी कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां समाप्त करते हुए इसे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन, पूर्णतः अधीन कर दिया गया। और धर्म और जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता था और दास प्रथा जो कि भारत की एक कुरीति, उसे समाप्त कर दिया गया था। ये परिवर्तन भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चार्टर एक्ट 1833 में ये परिवर्तन किए गए। इसके बाद में कंपनी पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई थी। अब हुआ ये कि ब्रिटेन,
को सबसे ज्यादा कमा कर देने वाली का एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग उसी के नहीं हुए तो अब आप सोचो ये अपने कैसे हो सकते हैं। कई लोग जब श्री ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो सबको सभी ये सोच रहे थे कि भाई अब तो अपने रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे और कोई नूरी राजो की इनके पास है वो भी अपने पास भारत के पास वापस आ जाएगा। लगता है क्या आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में आया 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। इसे देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे, उनकी सदस्य संख्या घटा दी गई और उनकी सदस्य संख्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य संख्या को घटाकर 24 से 18 कर दी गई। और अभी अपन ने पढ़ा था कि चार्टर एक्ट 1833 में कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो एक विधि सदस्य जोड़ा गया था, एक विधि सदस्य जोड़ा गया था, उसको गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया, उसे स्थायी कर दिया गया। सदस्य को विधि सदस्य को विधि सदस्य को विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया। जो 1853 के एक्ट के तहत विधि सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य जोड़ा गया था, उसे यहां पर स्थायी कर दिया गया था। और अब कार्यकारी परिषद की वापस सदस्य संख्या 1+4 हो गई थी। पहले तो 1+3+1 थी, ये विधि सदस्य था, ये स्थायी नहीं था, अब इसे स्थायी कर दिया गया और विधि सदस्य 1+4, ये कार्यकारी परिषद के सदस्य 1+4 हो गए थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में छह अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। क्या क्या? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े, जिसमें इन 6 सदस्यों में भाई 6 सदस्य अतिरिक्त जोड़े, उसमें से एक बॉम्बे से, एक मद्रास से,
एक उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से एक सदस्य है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से एक सदस्य, 3 और एक क्या नाम से हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है। और एक अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार ये जोड़े गए, 6 सदस्य जोड़े गए। ये एक ये 6 सदस्य जोड़े गए। चार्टर एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट में अपन ने देखा कि गवर्नर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी सदस्य संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी। विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, जिसमें बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और दूसरा अन्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार हमने आज 1853 के चार्टर एक्ट तक देखा है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।